नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में मैं डॉक्टर संजय तिवारी आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही आपके परिवार में भी सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस बार आप सभी को स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ चलिए आज का अध्ययन आरंभ करता हूँ। पर अध्ययन आरंभ करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को इससे जोड़िए और उनको भी अध्ययन का लाभ मिलने दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में शामिल कविता कन्यादान को पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि हैं ऋतुराज। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर ज़िले में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी में एमए किया और हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया। ऋतुराज जी को कई सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार आदि थे। ऋतुराज जी की जो कविताएं थीं वो वास्तव में समाज के उस वर्ग के लिए थीं जिस वर्ग को समाज महत्व नहीं देता था, अर्थात वंचितों का वर्ग, उपेक्षितों, पीड़ितों का वर्ग। इस वर्ग को लेकर ऋतुराज जी ने कविता लिखी। उनकी कविता में कल्पना नहीं थी, उनकी कविता में था यथार्थ, वास्तविकता, समाज की वास्तविकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि कवि काल्पनिक नहीं था, अपितु यथार्थ जीवन का कवि था। उन्होंने नारी जीवन की जो व्यवस्था थी, जो लाचारी थी, जो उसके रोजमर्रा का जीवन और उसमें जो उसका शोषण होता था, उसको बड़ी बारीकी से देखा और फिर अपनी कविताओं में उसको स्थान दिया। तो आज हम ऐसी ही एक कविता का अध्ययन करने वाले हैं और कविता का नाम है कन्यादान। कन्यादान अर्थात किसी लड़की का जब विवाह होता है, किसी कन्या का विवाह होता है, तो हमारे समाज में कहा जाता है कि हम कन्या का दान कर रहे हैं। इसी शब्द को लेकर कवि ने कविता लिखी है। कवि कहता है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कवि कहता है कि जब माँ ने कन्या का दान किया तो उसका जो दुख था वह प्रमाणिक था अर्थात सच्चा था, वास्तविक था। अर्थात उसका दुख दिखावा नहीं था, वह वास्तव में दुखी थी। क्यों दुखी थी? कवि को लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे वह उसकी एक मात्र पूंजी थी, वह उसकी अंतिम पूंजी थी, वह उसी से अपने सारे सुख दुख बांटती थी और उसको जब वह दान में दे रही थी तो वह इसलिए दुखी थी कि अब वह किससे अपने सुख दुख बांटेगी, किसको अपने मन की बात बताएगी। कवि आके कहता है कि वो लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी। सयानी अर्थात समझदार नहीं थी, वह अभी बहुत ही भोली थी और सरल थी। उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन उसने अभी तक दुखों को बांचा नहीं था। अर्थात उसको अपने घर में केवल और केवल सुख ही मिले थे, अभी वो दुख पड़ना जानती ही नहीं थी। उसने इस दुनिया के स्वार्थी जीवन को अभी तक भोगा ही नहीं था, देखा ही नहीं था, या हम कहें तो समझा ही नहीं था। उसको ससुराल पक्ष की जो कड़वी सच्चाइयाँ थीं, जो कटु सच्चाइयाँ थीं, जो कठोर सच्चाइयाँ थीं, जो पुरुष प्रधान समाज के बंधन थे, उनका ज्ञान ही नहीं था। इसीलिए कवि कहता है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। सच्चाई से, समाज की सच्चाई से वह अभी तक अवगत ही नहीं थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की उसने तुकों को पढ़ा था, वह लय में बंधी हुई थी। उसने समाज की वास्तविक सच्चाई को अभी देखा ही नहीं था।
वह अभी केवल और केवल अपनी कल्पना के संसार में थी। वैवाहिक जीवन के बाद कितने दुखों का सामना करना पड़ता है, जीवन में कितने सारे झंझट, कितनी सारी समस्याएं आती हैं, ऐसा उसको कुछ पता ही नहीं था। बस सुख के अंदर छिपे वो जो एक वैवाहिक जीवन शब्द होता है, उसका जो सुख का एक अनुभव था, उसमें छिपे दुखों को वह समझ ही नहीं पाई थी। उसे तो बस इतना याद था कि वैवाहिक जीवन के बाद जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। वो सच्चाई से वह अभी स्पष्ट ही नहीं थी। भाई तुको ऑनलाइन में बंद गई थी, जैसे एक पंक्ति को बांध दिया जाता है। वह उसको पढ़ना तो जानती थी, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ पा रही थी, अर्थात ससुराल का वास्तविक अर्थ उसे अभी पता ही नहीं था। माँ कहती है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। माँ कहती है कि तुम पानी में झांककर, अर्थात अपने आप की सुंदरता पर रीझना नहीं, प्रसन्न मत होना। पानी में झांकना मतलब कांच में जब आप अपने चेहरे को देखो ना, तो उस चेहरे को देखकर बड़ी प्रसन्न नहीं हो जाना कि अरे वाह मैं कितनी सुंदर हूँ। क्योंकि पुरुष प्रधान समाज अत्याचार करने के बाद बस तारीफ करके उसके अत्याचारों को भुला देता है, और स्त्री भी उस अत्याचार को भूल जाती है। माँ कहती है कि यदि तुम्हें ससुराल में कष्ट मिले, तुम पर अत्याचार हो, तो उस अत्याचार को सहना नहीं, उनसे डरना नहीं, उनका सामना करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात माँ कहती है कि दुखों से हार मानकर आत्महत्या मत कर लेना। आग का उपयोग केवल भोजन बनाने के लिए करना, अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए मत करना। घर गृहस्थी को जरूर संभालना, लेकिन सावधानी से। अत्याचार को बिल्कुल भी सहन नहीं करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कहती है कि तुम्हें जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे, उन गहनों, उन वस्त्रों के लिए तुम पागल मत हो जाना, क्योंकि ये मात्र छलावा है। ये एक स्त्री को घर गृहस्थी के बंधन में बांध के रखने वाले मोहक अस्त्र हैं। वो केवल और केवल ये भ्रम है, शब्दों का माया जाल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए तुम कपड़ों और गहनों के भ्रम में मत पड़ जाना। ससुराल के लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वास्तव में वे ऐसा करके तुम्हें कोलू के जैसे पेलना चाहते हैं। तुम पर अत्याचार करने के बाद तुम्हें वस्त्र और आभूषण के भ्रम जाल में फंसाकर उन अत्याचारों को तुम्हें भूल जाओ, ऐसा बना देना चाहते हैं। माँ कहती है कि तुम लड़की हो ना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। माँ ने एक अंतिम सलाह दे दी पुत्री को कि बेटा, मन से भोली, सरल और निश्चल बिल्कुल रहना, ममता से भरी रहना, जैसे एक लड़की भरी रहती है, दया से भरी रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता किसी पर प्रकट नहीं करना, अपनी ममता किसी पर प्रकट नहीं करना, वरना ये लोग आपकी भावनाओं को आपकी मूर्खता समझ लेंगे और आपका शोषण करते रहेंगे। इसलिए लड़की तो हो ना, एक स्त्री के गुणों को मत त्यागना, पर किसी को अपने ऊपर शोषण करने का अवसर भी मत देना। उम्मीद कर सकता हूँ कि ये कविता आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। यदि इस कविता में कुछ शब्द आपको समझ ना आए हों, कोई बात स्पष्ट ना हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अपने चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे ही अध्ययन करते रहिए। इसी के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ अगले अध्ययन में हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।